नमस्कार, मैं हर्षराज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है, जिसमें एक चीन की भी है। अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। इस शक्ति की सबसे बड़ी वजह है उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था। आखिर चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी? वो कौन सी वजह है जिसने सिर्फ 40 सालों में चीन को दुनिया का सुपर पावर बना दिया? इस रेस में भारत कहाँ है? क्या भारत भी अगले 25 सालों में सुपर पावर बन सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। इस वीडियो का मूल मकसद आर्थिक तौर पर चीन के सुपर पावर बनने की कहानी को समझाना है। भारत और चीन की तुलना करना पूरी तरह संभव नहीं, क्योंकि दोनों ही देशों की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद राजनीतिक व्यवस्था अलग है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सत्ता हासिल की थी, तब चीन बेहद गरीब और एकदम अलग ढलग पड़ा हुआ देश था। उस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित थी। माओ चीन को शक्तिशाली, अमीर और बहुत बड़ी ताकत के रूप में देखना चाहते थे। वो पूंजीवाद के कट्टर विरोधी थे। ये विडंबना है कि आज चीन पूंजीवादी की राह पर चलते हुए ही दुनिया में सबसे तेज तरक्की करने वाला देश बन गया है। माओ ने 1976 में अपनी मौत तक 27 सालों तक चीन का नेतृत्व किया। उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने 1950 के दशक में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के तहत चीन की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उनकी नीतियों की वजह से 1961 तक आते आते चीन में भूखमरी की हालत हो गई थी। दूसरी तरफ 1947 में भारत में जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद जब सत्ता संभाली, तब भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित थी। वो भी जानते थे कि भारत को अगर तेजी से आर्थिक तरक्की करनी है तो लोगों को कृषि से निकालकर उद्योग की तरफ ले जाना होगा। नेहरू की लाख कोशिश के बावजूद भी भारत तेजी से औद्योगिकरण करने में असफल रहा। आजादी के 4 दशक बाद भी भारत की औसत जीडीपी दर 3% के आसपास रही। इसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की भी संज्ञा दी थी। चीन में 1978 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया डेंग शाओपिंग एक नई सोच के साथ आए। उन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। शाओपिंग ने के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही चीन को अमीर बनाया है। उनका लय सुधार माओ के सिद्धांतों से अलग था। उन्होंने चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। उनका मानना था कि गरीबी के आधार पर समाजवादी व्यवस्था ना बनाई जा सकती है। डेंग शाओपिंग ने पूरी दुनिया से बंदे बड़े पैमाने पर कूटनीतिक रिश्तों को फिर से बनाना शुरू कर दिया। 1979 में अमेरिका और चीन के राजनीतिक संबंध फिर स्थापित हुए। अमेरिकी कंपनियों ने चीन में बड़े बाजार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में सस्ते वर्कर और कम किराए का जमकर फायदा उठाया। शॉपिंग ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार किया। उन्होंने किसान को खुद के प्लॉट्स पर खेती करने का अधिकार दिया। ऐसा होने से किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया और भोजन की भी कमी दूर हो गई। भारत भी 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के राज में गरीबी हटाओ अभियान का नारा दिया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों की हालत कुछ खास नहीं सुधारी थी। सभी को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात कही गई, लेकिन कभी भी इस वादे को पूरा नहीं किया। चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन में सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी जैसे लो एंड प्रोडक्ट्स का ही निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी से बड़ी चीज के निर्माण का केंद्र बन गया। यही वजह है कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा। इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया था। 2019 तक आते आते ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का हिस्सा 29% हो गया, जबकि अमेरिका का हिस्सा 17% ही रहा। वहीं भारत का हिस्सा इसमें 3% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से चीन में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। चीन की बड़ी आबादी को काम पर लगाने में यह सेक्टर काफी अहम साबित हुआ। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सुधार की वजह से चीन के लोगों की कमाई भी बढ़ी। 1991 में भारत में भी प्रति व्यक्ति की सालाना आय $300 थी। उस वक्त चीन में भी प्रति व्यक्ति आय सालाना $333 थी। दोनों देशों में लोगों की औसत आय लगभग बराबर थी। 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 7 गुना बढ़कर $2191 हो गई, लेकिन इस दौरान चीन की प्रति व्यक्ति आय 35 गुना बढ़कर $11,819 हो गई। इन आंकड़ों से साफ है कि चीन अब भारत से बहुत आगे निकल गया है। चीन के सुपर पावर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका एक्सपोर्ट पर जबरदस्त फोकस है।
1980 के दशक में चीन में 5.7% की औसत से निर्यात में बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में निर्यात के विकास की दर 12.4% रही। वही साल 2000 से 2003 के बीच यह दर 20.3% तक पहुंच गई। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में इतनी तेजी से दुनिया में कहीं भी विकास नहीं हुआ। साल 2001 से 2006 के बीच तेजी से बढ़ती विदेशी मांग से चीन में लगभग 7 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। ये नौकरियां मूल रूप से सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पाए हुए मजदूरों को मिली। 2006 के बाद से चीन में घरेलू मांग इतनी बड़ी रोजगार के लिए कि विदेशी मांग से ज्यादा घरेलू मांग अहम हो गई। इससे चीनी अर्थव्यवस्था को नया बैलेंस मिला। लेकिन चीन ने एक्सपोर्ट पर पकड़ ढीली नहीं की। ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में चीन आज 10% हिस्से के साथ दुनिया में नंबर 1 पर है। निर्यात के मामले में अमेरिका दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत वैश्विक निर्यात के मामले में 19वें नंबर पर है। भारत ने पिछले 30 सालों में अगर किसी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सर्विसेज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। भारत में लेबर कास्ट कम होने की वजह से पूरी दुनिया का बैक एंड हब बन गया है। यह 1991 के आर्थिक सुधारों की वजह से ही संभव हो पाया। 1991 में वो साल जब भारत में प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरसिम्हा राव ने कमान संभाली। उस वक्त देश बहुत बड़े आर्थिक संकट या फिर देश में विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई थी कि देश में सिर्फ 2 हफ्ते के कच्चे तेल का आयात करने जितनी विदेशी मुद्रा बची थी। करो या मरो की स्थिति हो चुकी थी। राव समझ चुके थे कि उन्हें भी डेंग शाओपिंग की तरह कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उन्होंने भारत में संरक्षणवादी नीतियां खत्म करते हुए उद्योग चलाने के लिए सरकारी लाइसेंस और परमिट राज खत्म किया और विदेशी निवेशकों को भारत में आने का न्योता दिया। 1992 में नरसिम्हा राव ने लाल किले में भाषण देते हुए कहा था कि कई लोग घबराते हैं कि बाहर से पैसा आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि वह कारखाना यहाँ लगाएंगे, हमारा देश छोड़कर बाहर तो वह भागने वाले नहीं है। सड़क बनेगी तो यहाँ बनेगी और जो भी डेवलपमेंट होगा वो यहाँ होगा। इसलिए जितनी पूंजी लगती है उन्हें लगने दीजिए, वो हमारी हो जाएगी और अपनी ही होकर रहेगी। साथ ही देशी हो या जाएगी या उसके फायदे भी हमें ही मिलेंगे। जो पूंजी लगता है वो थोड़ा मुनाफा कमाए, उससे कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल मुफ्त में कोई लगाने को तैयार नहीं होता। वे दूर की सोचते थे। प्राइवेटाइजेशन के फैसले के बाद देश तरक्की की राह पर निकल पड़ा। भारत ने भी दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए थे। अगले 2 दशकों में भारत में प्राइवेट बैंक्स, विदेशी गाड़ियां, मोबाइल फोन, प्राइवेट टीवी चैनल, प्राइवेट एयरलाइन से लेकर हर वो सुविधा आम आदमी को आसानी से मिलने लगी जिसके लिए लोग वो आजादी से तरस रहे थे। विदेशी निवेश के फायदे दिखने लगे थे। 1991 में प्राइवेटाइजेशन से पहले देश में सिर्फ $1 बिलियन की विदेशी मुद्रा थी, लेकिन आज देश में $640 बिलियन की विदेशी मुद्रा है। भारत का लक्ष्य अब चीन है। चीन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन के पास फिलहाल 3200 बिलियन यानी कि $3.2 ट्रिलियन का स्वदेशी भंडार है। भारत की विकास दर भी पिछले 2 दशकों में कई बार 7 से 8% के आसपास रही है। भारत के अलावा चीन ही एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका विकास दर इतनी तेजी से हो रहा है। चीन की तरक्की की एक और बड़ी वजह है शहरीकरण। उन्होंने पिछले 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड, हाउसिंग को तेजी से मॉडर्न बनाया है। तेजी से शहरीकरण की वजह से चीन में आज 100 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है। शहरीकरण की वजह से चीनी सरकार ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को शहरों में लाने में कामयाब हुई। ऐसा करने से रोजगार के साथ साथ कमाई बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। 2021 की डेमोग्राफी रिसर्च ग्रुप की स्टडी के मुताबिक इस वक्त चीन में ऐसे 108 शहर हैं जिनकी अनुमानित आबादी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ऊपर है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा। मिकनिस ग्लोबल इंस्टीट्यूट के मुताबिक जिस तरह से चीन में तेजी से शहरीकरण हो रहा है उसकी वजह से साल 2025 तक चीन में ऐसे शहरों की संख्या दुगनी हो जाएगी। अगर भारत की बात करें तो यहाँ इस वक्त 61 शहर हैं जिनकी अनुमानित आबादी 10 लाख से ऊपर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने मुंबई को शंघाई जैसा बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक ये सपना सपना ही बनकर रह गया है। 2.25 करोड़ की आबादी वाले मुंबई में शहर में ना ठीक से रहने की जगह है, ना अच्छा जीवन स्तर। यहाँ पर जिस तेजी से रेल रोड पर समेत बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ।
करोड़ों लोगों को गरीबी के जंजाल से निकालने के लिए देश में तेजी से शहरीकरण जरूरी है। यह साबित हो चुका है कि शहरीकरण होने से रोजगार के मौके बढ़ते हैं और लोगों की कमाई बढ़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद चीन ने ऐसा करके दिखा दिया है। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब 2012 में गद्दी संभाली थी, तब उन्होंने देश से गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया था। उस वक्त चीन में 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते थे। जिनपिंग ने गरीबी से निकालने के लिए 2.5 करोड़ लोगों के जर्जर मकान रहने लायक बनाया और 1 करोड़ लोगों को अलग जगह पर बसाया और घर दिया। उनका कहना है कि लोगों को गरीबी से बाहर निकाल के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है। फिलहाल चीन की अनुमानित आबादी 143 करोड़ है, जबकि भारत की अनुमानित आबादी इस वक्त 140 करोड़ है। 1981 में चीन में 88% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, लेकिन चीनी सरकार के दावे के मुताबिक अब चीन में अब एक भी शख्स गरीबी रेखा के नीचे से नहीं है। भारत में 1974 में 56% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीती थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2019 में भारत में फिलहाल अनुमानित 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। भारत और चीन दोनों की कोशिश है कि लोगों को तेजी से गरीबी से निकालकर मिडिल क्लास में लाया जाए। 2016 में चीन में 73 करोड़ लोग मिडिल क्लास के दायरे में थे। ऐसा अनुमान है कि साल 2027 तक चीन में 120 करोड़ लोग मिडिल क्लास में शामिल हो जाएंगे, जबकि भारत में इस वक्त एक अनुमान के तौर पर सिर्फ 37 करोड़ लोग ही मिडिल क्लास के दायरे में आते हैं। नरसिम्हा राव ने 90 के दशक में लाल किले से भाषण देते हुए कहा था कि वो अगले 25 से 30 सालों में भारत को एक विकसित देश की कतार में देखना चाहते हैं। अभी भी भारत उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। नरसिम्हा राव के सपने को आगे बढ़ाने की वाजपेयी मनमोहन ने काफी कोशिश की, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। हालांकि भारत को इसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली है। पीएम मोदी भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखते हैं। अब देखना यह है कि इसमें कब तक कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल भारत की जीडीपी का आकार 2.7% ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 16 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन को 100 ट्रिलियन युआन यानी 16 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा था, जो उन्होंने करके दिखा दिया। कोरोना के कहर से सबसे पहले संभलने वाले देशों में भी चीन ही सबसे आगे है। दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी पिछले साल माइनस में थी, तब भी चीन की ग्रोथ पॉजिटिव थी। 2020-2021 में भारत की विकास दर -7.96% रही। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान सभी की विकास दर भी माइनस में रही, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश था जिसकी विकास दर पॉजिटिव थी। पिछले साल चीन की विकास दर बढ़ोतरी 2.27% रही। इससे एक बार फिर साबित हो गया कि चीन अर्थव्यवस्था के खंभे कितने मजबूत रखता है। फिलहाल अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा अनुमान है कि जब चीन की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। तब हम कहाँ होंगे? अनुमान के मुताबिक हम भी उस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन 25 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। अगर हर भारतवासी ठान ले तो चीन को पछाड़कर हम भी दुनिया में नंबर 1 बन सकते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।